सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। कोरोना का फैलाव दिन ब दिन ज़ोर पकड़ रहा है और इसी दौरान इसी असना में हुकूमती संजीदगी बदस्तूर उस पर सवालिया निशान सब्त हैं। कोरोना के फैलाव के साथ साथ एक और ख़बर जो आई है वो ये कि तमाम सूबाई हुकूमतें, गोया चारों सूबाई हुकूमतें पाक फ़ौज की खिदमत हासिल करने पर रज़ामंद हो गई हैं ताकि SOPs के हवाले से आवाम को मजबूर किया जा सके कि वो उसकी पासदारी यकीनी बनाएं। माहिरीन को पाकिस्तान में खुदा न खास्ता भारत जैसी खौफनाक सूरत हाल का खदशा है। माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमतों ने संजीदगी न दिखाई तो कोरोना की सूरत हाल भारत जैसी या गालिबन भारत से भी खौफनाक हो सकती है। इस ज़िम्न में इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान और भारत के वज़ीर-ए-आज़म का मवाजना यकसां तौर पर किया है। लिखा है, कोरोना की पहली लहर के दौरान इक़दामात और वबा के फैलाव में कामयाबियों को फतह के मेडल समझकर सीने पर सजाने और दुनिया को दिखाने वाले भारतीय और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म अपने ममालिक में कोरोना की नई और शदीद लहरों का सामना कर रहे हैं। तो क्या इस मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की इनडिसाइसिवनेस ख़त्म हो पाएगी? क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कोई वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार करके कौम को वाज़ेह एक गाइडलाइन दे सकेंगे, या अब भी लॉकडाउन नहीं करूँगा, भूख अफलास कौम को मार देगी, इसी तरह की बातें होंगी? क्या अब भी खुदा न खास्ता पिछली मरतबा की तरह वज़ीर-ए-आज़म के तरद्दुद के बाद DG-ISPR को खुदा न खास्ता सामने आना पड़ेगा? इस दौरान में ईरान ने पाकिस्तान और भारत से आने वाली मुसाफिर परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। गोया इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दावे भी गर्क हुए और होने ही चाहिए थे। जब आप होंगे तभी तो इत्तेहाद करेंगे, जब इत्तेहाद ही नहीं, जब जान ही नहीं तो इत्तेहाद कैसा? दूसरी जानिब अवाम पाकिस्तान जिन्होंने हुकूमती हिदायत को, जिस तरह से हुकूमत ने खुद अपनी रिट को अपनी पाँव की ठोकरों पर रखा हुआ है, उसी तरह से अवाम पाकिस्तान ने हुकूमत की रिट के साथ फुटबॉल खेलने का जो तहिया किया है, क्या इस मरतबा इस एक रीत का खात्मा हो सकेगा? अवाम हुकूमतों को, अपने ज़ोमा को, अपने मुंतखब नुमाइंदों को फॉलो करते हैं जब वो देख रहे हैं कि ऊपर कुछ नहीं हो रहा, जब वो देख रहे हैं कि असद उमर साहब हर रोज़ आकर के एक बयान दाग करके और घर चले जाते हैं, जब वो देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का वही पहले दिन से गाना है, जब वो देख रहे हैं कि NCOC महज इजलास दर इजलास करके अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही है, तो फिर अवाम क्यों कर इन तमाम पाबंदियों को खातिर में लाएंगे? यही है, इस किस्म के मौज़ूआत का अहाता करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। काफ़ी अरसे के बाद हमारे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हो रहे हैं। मोहतरम जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और नासिर खान मूसा ज़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शो में शिरकत पर खुशामदीद कहते हुए, इस्तकबाल करते हुए, हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर सरकार की नज़र उतारने नासिर खान मूसा ज़ई साहब के पास जाएंगे। नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब मन, ये मुझे बताइएगा, मेरे सरकार ने परसों जो खिताब फरमाया, सूरत हाल अभी तक कमोबेश वैसी ही है, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है? कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई। ये भारतीय एक नगमा है जिसके कुछ मिदा सराई मैंने आपके सामने की है। सर, ये मुझे बताइएगा, भारत में जो इस वक्त उफ्ताद आन पड़ी है, अभी आपके सामने जो मैंने इंट्रो दिया उससे ये जाहिर होता है कि ये नरेंद्र मोदी के कंधे पर इंटरनेशनल मीडिया भी जो है वो जिम्मेदारी डाल रहा है। भारतीय जो आवाम है वो अपनी इस मामलात का ज़िम्मेदार अपने वज़ीर-ए-आज़म को, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को समझते हैं, जिसके पास भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म की तरह मैंडेट है, लेकिन वो भी उसी तरह से बगले बजाता पाया गया था पहली वेव के बाद, जिस तरह से माशाअल्लाह यहाँ तादिन्ना हो रहा है। अपनी हैंडसमता के जिक्र से बाहर नहीं आते। मैं वेस्ट को जानता हूँ, मैं तुझको जानता हूँ, मैं तेरे अच्छों को जानता हूँ, इससे आगे आकर के कोई बात अभी तक नहीं हो रही। हमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर लॉकडाउन कर दिया तो गरीब भूख से मर जाएगा। सर, गरीब तो उसी वक्त से मरा हुआ है जब से आप माशाअल्लाह आप भी हुकूमत में आए हैं। आपसे पहले पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी। गरीब तो उस वक्त भी जिंदा रहने की महज अदाकारी कर रहा था, लेकिन इस वक्त जो पाक फौज को तलब कर लिया है, तो आपको अंदाज़ा है कि सूरत हाल कितनी संगीन है। इस मरतबा भी वज़ीर-ए-आज़म पसो पेश से काम लेंगे
इस मरतबा भी DG-ISPR को सामने आकर के रोल प्ले करना पड़ेगा, या मुल्क का मुंतखब वजीर आजम तकरीर के अलावा भी कोई काम करेगा? शुक्रिया नूर अलफीन साहब। बेसिकली जिस तरीके से आपने कहा कि इसके लिए जो हमारे 2 लहर थे कोरोना के, इंशाल्लाह उसमें हम बहुत कामयाबी से हम हुए हैं। कोई इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान में जानी नुकसान नहीं हुआ है। और जो तीसरी शिद्दत अभी आई है, डेफिनेटली ये बहुत ख़तरनाक है और सीरियस है। इसके लिए जिस तरीके से NCOC की रोज़ मीटिंग करते हैं और मुख्तलिफ इशूज़ पर, जिस तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन, स्कूल्स का बंदिश, जो शादी हॉल्स या दीगर जो वो कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और इस तरीके से इंशाल्लाह वो नौबत नहीं आएगी जो इंडिया में हो रही है। यही वजह है कि खान साहब ने या NCOC जो हमारी कमेटी है उसने ये डिसाइड किया है कि जो कि लोग SOPs पे अमल नहीं कर रहे हैं और लोग उनको इतना वो रिस्की इतना वो नहीं ले रहे हैं कोरोना को जिस तरीके से होना चाहिए, यही वजह है कि जो फ़ौज को बुला के और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ, उनके साथ ताउन करके जो SOPs पर अमल दरामद करना है, तो मेरे ख्याल में ये हुकूमत का काम होता है। हुकूमत का काम यही होता है, गाइडलाइन। खान साहब बैठे नहीं हुए हैं, वैसे बैठे नहीं हुए, और ना ही वो कौम के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे वो गफलत कर रही है। यही वजह है जो अमलन आप देख रहे हैं, और जिस तरीके से वो सारी चीज़ों पे नज़र है कि हमारे यहाँ भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, चूँकि 90% 80% हमारी ऑक्सीजन कैपेसिटी भी अभी काम हो रहा है। जिस तरीके से हमारी हॉस्पिटल्स कम से कम अपने 80% 90% कैपेसिटी पे चल रही है। तो मैं समझ सकता हूँ, इसकी मसलियतों को भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैंने ये पूछा ही नहीं था जो आप मुझे बता रहे हैं। ये तो मैं आगे चल करके आपसे पूछूंगा, आप पहले ही से जान छुड़ा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा था कि वज़ीर आज़म अब अपनी इस पसोपेश से निकल करके आएंगे। आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म खाली नहीं बैठे हुए। मैंने कब कहा कि वज़ीर आज़म चील उड़ी खेल रहे हैं या लूडो खेल रहे हैं? वज़ीर आज़म कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे टाइम पास के लिए, लेकिन इस एक वक्त में जो उनको करना चाहिए, जो लॉकडाउन की अनाउंसमेंट है या दीगर कोई एक ऐसे काम है, जो ऐसे मेजर्स हैं। असद उमर साहब को खेलने कूदने के लिए एक मौका तो मिला हुआ है NCOC के नाम पर। वो आते हैं, सब मिलते हैं, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन चाय बिस्किट होता है, उसके बाद एक प्रेस रिलीज नई तारीख मिटा करके नई डाल देते हैं और वो जारी हो जाती है कि धत तेरी की और लेत तेरी की। उसके बाद होता हवा तक कुछ नहीं है। जब हुक्मरान तबका, मुल्क का वजीर आजम असद उमर, आप और मैं जब सीरियस नहीं होंगे तो लोग कैसे सीरियस होंगे? बिल्कुल स्पेसिफिक आंसर चाहिए सर। नूर अलफीन साहब, सीरियसपन के और क्या आप मुजाहिरा कर देखना चाहते हैं जब उसने फौज बुला दी है, और क्या मुजाहिरा करना चाहते हैं जो बार बार अनाउंसमेंट हो रही है कि इस पर अमल किया जाए? मेरा ख्याल है कि आपने अपना जवाब दे दिया कि इससे मुल्क को बंद करना ही वज़ीर आज़म का काम है, और तभी आप वज़ीर आज़म को, इसका मतलब है कि आप वज़ीर आज़म को संजीदा मुझे ये बताया था, इमरान खान साहब पहले दिन से ये बताते आ रहे हैं कि इस मुल्क में, अच्छा आप सुनेंगे भी नहीं क्योंकि आपको पता है कि अब चुरंगी आ चुकी है। अच्छा, आपको ये लगता है कि वजीर आजम इमरान खान साहब इस दिन के लिए इलेक्ट हुए थे कि वो हमें ये बताएं एक दिन, नासिर मूसा सही, कि पाक फौज को मैंने बुला करके हैंडल कर दिया, अब वो मामले को संभाल लेगी? सर, तो फिर अगर पाक फौज ने ही मामला संभालना था तो ये जमहूरियत का टंटा पालने की क्या जरूरत थी? ये मुंतखब वजीर आजम के नाम का लाहका लगाने की क्या जरूरत थी? ये गार्ड ऑफ ऑनर का तकल्लुफ देने की क्या जरूरत थी? फिर फौजी देख लेती। फिर आप लोगों को क्यों लेकर के आए हम, अगर सब कुछ पाक फौज पे करना है? नूर अलफीन साहब, जब भी वबा आती है, इमरजेंसी होती है, तो पाक फौज हमारे मुल्क का, हमारी हुकूमत का हिस्सा है। वो कहीं बाहर से नहीं है कि हमने उनको मदद के लिए बुलाया है, इसी मुल्क का है। जब भी जलजला आया है, जब भी आफत आती है, तो पाक फौज इस मुल्क के अवाम के साथ साना बशाना होती है और ख़िदमत करते हैं। तो आज चूँकि हम उस स्टेज तक पहुँचने से पहले कि हम या तो शहरों के शहरों बंद कर दें या पूरे मुल्क को ताला लगा दें, ये वज़ीर आज़म के लिए एक नोटिफिकेशन की है कि पूरे मुल्क को बंद कर दो। सिद्दीकुल फारूक साहब की जानिब जाएंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर इंतजार की जहमत में मुब्तला रखने के लिए अज़हद माजरत। सर, ये जवाब सुन करके रोना नहीं आ रहा आपको? जमहूर की हालत पर आपको अफसोस नहीं हो रहा? इसी दिन के लिए जमहूरियतों के दावे किए जाते हैं कि मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म, उसका एक रुकन कौमी असम्बली, और वो ये बता रहा है कि वज़ीर आज़म से ज़्यादा क्या संजीदगी का मुजाहरा करें कि हमने फ़ौज को तो बुला लिया। गोया फ़ौज जाने और अवाम जाने, तो फिर हुकूमतों को टंटा काहे के लिए पालें हम? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी।
आपने नूरुल आरिफीन साहब कमाल के आदमी हैं, आपने सुना ही नहीं फिरदौस आशिक अवान साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि अकेला वज़ीर आज़म क्या करे, कहाँ कहाँ जाए बेचारा। ये जितनी ब्यूरोक्रेसी, ये पुलिस, ये उनके अरकान पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियों के ये वज़रा सब फारिग हैं, अकेला बेचारा इमरान खान क्या क्या करे। तो ये आखिर फ़ौज ही उसने बुलानी है, अकेला जो रह गया बेचारा। अब दूसरी तरफ इमरान खान की कारकर्दगी की बात करते हैं मेरे दोस्त PTI वाले, अल्लाह इन पे फजल करम फरमाए और इन्हें अक्ल शऊर भी अता फरमाए। इमरान खान ने शुरू में कहा था कोरोना क्या है, बस एक ज़ुकाम है, डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको याद होगा मैं नहीं करूँगा जनाब लॉकडाउन, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत किया तो ईद से पहले 1 हफ़्ता पहले लॉकडाउन खोल दिया। इससे पहले कोरोना दरामद किया ईरान से, ताफ्तान बॉर्डर से। अभी आप फरमा रहे हैं और ख़बर दे रहे हैं कि जी ईरान ने पाबंदी लगा दी है पाकिस्तान से फ़्लाइट्स पर। अच्छा जनाब, तो उस भाई से हमने तो कोरोना दरामद किया और फिर उसके बाद हमने जो अब कोरोना की लहर तबाहकारियाँ कर रही है, ये इमरान खान साहब ने बरतानिया से इम्पोर्ट किया। खुद कहते हैं, सब कह रहे हैं कि जो अब बरतानिया से कोरोना आया है ना, ये बड़ा डेडली है, बड़ा मोहलिक है, हलाक करने वाला है। इसकी हलाकत खेजियाँ, और आप भी कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि कहीं हमारा हाल भी भारत जैसा ना हो। तो जिम्मेदार कौन है भाई कोरोना दरामद करने का, लोगों को कहने का कि नज़ला ज़ुकाम है, डरने की ज़रूरत नहीं है, और फिर अकेला वज़ीर आज़म। तो फिर इस सूरत में फ़ौज ही आएगी। रह गई जमहूरियत, तो इमरान खान का नाम जमहूरियत नहीं है। जमहूर का मतलब अवाम है, उन्होंने वोट कुछ दिए, कुछ वोट डाले गए, इम्पोज़ किया गया, ये जमहूरियत नहीं है मेरे भाई। जमहूरियत तो अवाम के वोट से आने वाली मुंतखब हुकूमत है। ये जमहूरियत थी ना, जब यहाँ डेंगू आया तो आपको याद नहीं है कि पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने क्या किया? उन्होंने तो तालाब जो पानी के उनमें मछलियाँ तक छुड़वा दी, सुबह शाम स्प्रे हो रहे थे, और कोरोना जो श्रीलंका में 20 साल में कंट्रोल हुआ, उन्होंने 1 साल में कंट्रोल करके बता दिया। ये जमहूरियत और ये लीडर होता है। काश इमरान खान को कोई ख्वाब ही आ जाए शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वाला, और उस तरफ को चल पड़े कि ऐसा काम मैं भी करूं। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। बैरमन तंगी साहब के पास जाएंगे। सर, सबसे पहले तो मैं नजराना अकीदत पेश करता हूं कि इतने तवील अरसे के बाद आपका रुख रोशन देखने की जो है वो ख्वाहिश पूरी हुई। आपकी ये मुस्कुराहट माशाल्लाह, शमा भी आगे रखते हैं, रुख रोशन के आगे शमा भी रख दें। सर, अब मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। सर, जिस हुकूमती संजीदगी की हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के शुरू में, आपको लगता है कि उस संजीदगी का मुजाहरा किया है हमारे मुंतखब रुकन कौमी असम्बली नासिर खान मूसाज़ई साहब ने ये बयान दे करके भी, जिस पर आपका हाथ उठा और सर पे चला गया कि इमरान खान और क्या करें, फ़ौज को तो बुला लिया। कुछ फरमाइएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब लीडर और वज़ीर आज़म वो होता है कि जब वो डिज़ास्टर में कौम को मुत्तहिद रखे, जब वो कौम को लीड करे, और कौम को उस वक्त लीड को जब तक आप पार्लियामान के फ्लोर से तमाम अपोजिशन लीडरशिप को, अपोजिशन जमातों को, मीडिया को, इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को, कौम को मुत्तहिद करें, तब आप उनको लीड कर सकते हैं। और उस वक्त तक आप लीड नहीं कर सकते जब तक आप अपनी अनाज़त और हटदर्मी की सियासत करते हैं। जब तक आप अपनी पूरी दुनिया में अपनी नेकनामी के लिए आप अपोजिशन को गाली दे, पाकिस्तान के तमाम लीडरशिप को करप्ट कहें, ताकि दुनिया आपको ट्रांसपेरेंट और अच्छा और काबिल इंसान समझ ले। और इसी सोच में इमरान ने पाकिस्तान का और पाकिस्तान के इदारों का बेड़ा गर्क किया। अभी जब कोरोना की जो थर्ड फेज है, फर्स्ट फेज में इन लोगों के पास टाइम था अवेयरनेस सेशन का, अवाम को एजुकेट करने का, इदारों को मजबूत बनाने का, अस्पतालों में प्रोटेक्शन किट्स को कंप्लीट करने का। उसने उस मौके को ज़ाया किया। फिर आज जो हालत है, आज ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है। आज भी कोरोना LRH का जो चेयरमैन है कोरोना का, उसने इस्तीफा दिया इसलिए कि उसने ये ऐलान किया कि मैं अपने हॉस्पिटल के डॉक्टरों को किट प्रोवाइड नहीं कर सकता हूं, तो मैं अपनी चेयरमैनशिप से रिजाइन देता हूं।
ये मुझे बताइए नूरालिफीन साहब कि आज सियासत का वक्त है। इसने तो पहला पेज में अपने गोल्ड मेडल खुद लगा दी यहाँ पे कि मैंने मुकाबला जीत लिया। ये तो अल्लाह की तरफ से एक वबा है और हमें अल्लाह को रुजू करना चाहिए, अल्लाह से माफी मांगना चाहिए ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर आज ये लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन पर फौज को तलब करते हैं। इस बदबख्त प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं सोचना चाहिए कि जिसके घर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, काइंडली थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव अगर आप रखें सर, ये जरा थोड़ा सा सख्त हो गया सर जुमला। मुंतखब वजीर आजम है सर, वजीर आजम किसी भी पार्टी का हो। जी सर सुने जिसके घर पे बच्चे भूखे मरते हैं, जिसके बच्चों के लिए सूखी रोटी के लिए आटा नहीं है, जो 20 केजी 1400 रुपए आज बिकता है, बाकी छोड़ दे। अभी ये तो लॉकडाउन करते हैं ताकि फौज उनको अपने घरों में रखे, लेकिन उसके घर में आपने क्या चीज रखा है? उसके घर में तो पहले दवाई रख ले, उसके घर में तो पहले आटा रख ले, उसके घर में कोई उसका हक उनकी दहलीज पर पहुंचा दे। राइट, बेशक फिर लॉकडाउन करे। थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं आपकी तरफ आता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहतरम जनाब नासिर खान मूसा जई साहब बदस्तूर हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। नासिर मूसा जई साहब, सर ऑक्सीजन सिलेंडर्स का अहवाल जो इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है वो आपने सब देख रखा है। कल हमने डिटेल में इसको डिस्कस भी किया था। इख्तिसार के साथ अगर बताऊं तो माहिरीन ने ये खदशा ज़ाहिर किया है कि अगर सनती शोबे को ऑक्सीजन की फराहमी उसी तरह जारी रही जिस तरह से हमारे यहाँ आज की जा रही है तो अस्पतालों को ऑक्सीजन की प्रोविज़न जो है उसमें तात्तुल आ सकता है। और आप समझ सकते हैं कि ये कितना खौफनाक मामला है। सर उसके बावजूद भी मतलब आप समझ रहे हैं कि वही सारे बयानात और वही सारी चीज़ें, वही इत्मीनान जिसे देख देख करके आपके जिसको कहते हैं कि आसाब पर झुरझुरी सी तारी हो जाती है। सर कुछ फरमाइएगा। भिजवा भी है ताकि सूबे जो जहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट है उसने नहीं भिजवाई है। पहले बात करने से पहले तौला करे और अपने उस पर सोचा करे। ऐसे नहीं है कि सिर्फ लोगों को बताने के लिए और उसको बेवकूफ लोग समझता, आप लोगों को बेवकूफ समझ करके यहाँ इस तरह कर रहे हैं। लोग होशियारी, लोगों को पता है कि आप लोगों की भी हुकूमत है। अच्छा, जहाँ तक ऑक्सीजन का मसला आए तो पहली बार हमारी इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि हमारे जो प्रोडक्शन है ऑक्सीजन की वो फुल कैपेसिटी 90% कैपेसिटी पे पहुंच चुके हैं। और जब खुदाना खास्ता हालात और मजीद बिगड़ गए तो हमें ऑक्सीजन की इंडिया की तरह हमें भी किल्लत आ सकती है। साथ ही हमारे एनटीयूसी के जो सरबराह है असद उमर साहब ने ये किया है कि हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं, हम बाहर से मंगवाने की उसमें भी सलाह मशवरे हो रहे हैं। यही हुकूमत का काम होता है। हुकूमत का काम होता है इश्यूज पर नजर रखना और उसके लिए एक्शन लेना। तो मेरे ख्याल में ये नौबत अभी नहीं आई जो इंडिया में आई है, लेकिन इसके बावजूद सारी इश्यूज को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। ये है प्रोएक्टिव गवर्नमेंट का कमाल और यही होता है हुकूमत है कि आने वाली सिचुएशन को पहले से उनको नाप कर ले, उस पर नजर लगे और ताकि उस सिचुएशन से आने से पहले हम उसके लिए बंदोबस्त भी कर ले। तो अरविंद साहब, हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म साहब और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव है, सब सारी चीजों पे नजर है, उनके लिए बंदोबस्त करेंगे। हम पीटीआई की पीपल पार्टी की तरह नहीं है। क्या पीपल पार्टी के जो वजीर आला है वो नहीं तरह वो निकल रहे हैं, लोगों को मास्क पहना रहे कि हमने यहाँ पे नहीं कर दी या हमारे वज़ीर आज़म साहब ने नहीं की। ये सारे सिर्फ वो बात करना तो आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना। हाँ, मैं ये बता दूं कि अरविंद साहब, क्या हमारे यहाँ अगर अपोजिशन या हम एक पेज पर नहीं है तो क्या जो इंडिया है, जो ब्राजील है, अर्जेंटाइन है, अमेरिका है, जो इंग्लैंड में है, जो स्पेन में इतनी तबाही हुई है, कोरोना से हलाकत हुई, क्या वो लोग भी गफलत का वो कर रहे थे? क्या वो भी अपोजिशन को और सारे सबको एक पेज पे नहीं ले रहे थे? ये वबा है और वबा को वबा की तरह ट्रीट कर देना चाहिए। उससे किसी पर इल्जाम ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। ये हमारी सब पूरी कौम का ये फरीजा है कि हम किसी चीज को फॉलो करें। अगर हुकूमत की तरफ से, प्रोफेशनल लोगों की तरफ से कोई डायरेक्शन आती है उसको हम इम्प्लीमेंट कर लें, फॉलो कर लें। बहरहाल सर, मैं तो ईमानदारी की बात है, मैं तो जैसे तैसे भुगता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ कख नहीं पल्ले पड़ रही। बहरहाल आपकी खामोशी मुझे बता रही है गोया आपने अपना जवाब
कंप्लीट कर लिया। तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठा करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास जाता हूँ, सिद्दीकुल फारूक साहब के पास। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर जो कुछ फरमाया मेरे सरकार ने, मेरा ख्याल है आपने सुन लिया होगा। वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यही कमाल संजीदगी है हुकूमतों की और यही हुकूमतों का काम होता है। सर मुत्तफिक हैं आप? देखिए, उन्होंने एक तो ये कहा कि अगर हम यहाँ एक पेज पे नहीं हैं, यहाँ अपोजिशन को मौजूदा पीटीआई की हुकूमत ने एक पेज पे कोरोना के और इस तरह के और डिज़ास्टर्स चीज़ें जो हैं मईशत पर अगर एक पेज पे नहीं लिया तो फिर क्या है? वहाँ जहाँ एक पेज पे हैं वहाँ क्या है? तो उनका मतलब है कि यहाँ कोई बात नहीं, हम नहीं एक पेज पे, कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ, एक तो है कोरोना से वफ़ात जो शहीद हो रहे हैं, वबा की वजह से शहीद ही होते हैं, ये रिपोर्टेड केसेस। जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं वो शायद इससे 2 गुना ज़्यादा है। देहात में, दूर दराज, जहाँ बहुत से लोग अपने नहीं बताते कि ये हमारा अजीज़ कोरोना से फौत हो गया है। तो कोरोना की वजह से हालात बहुत ख़राब है। इसमें मैं ये कहूँगा कि फ़ौज को भी आप ले आए हैं, जो भी करना है खुदा के लिए संजीदा हो जाएं और कुछ अपनी, अगर आप में सलाहियतें हैं तो उन्हें काम में लाएं। ऑक्सीजन का मसला हो रहा है तो जो ऑक्सीजन सनतों में इस्तेमाल होती है आप इमरजेंसी लगा दीजिए, रोक दें 10, 15, 20 दिन, सिलेंडर का देख लें, मंगवाने शुरू कर दें, क्योंकि ये शायद आगे जाके इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो संजीदा हो जाएं। आपको तो बैनुल-अक़वामी बात करते हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर इमरान खान साहब को वल्लाह दूसरी कौमों के लीडर संजीदगी से नहीं ले रहे। ये वही इमरान खान है जो अभी श्रीलंका गए थे, कहते थे वो मुझे श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने महंगाई ख़त्म करने का नुस्खा दे दिया है। वो नुस्खा किधर गया जनाब? वो इनकी टाइगर फोर्स किधर गई जनाब? वो इनकी बाकी सलाहियतें किधर गई जनाब? और इसलिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि भाई अभी इन्होंने वज़ीर इत्तलात व नशरियात का भी जिक्र कर दिया। पता नहीं कौन है वज़ीर इत्तलात व नशरियात? इस तेज़ी से वज़ीर इत्तलात व नशरियात और जनाब वज़ीर ख़जाना बदले हैं, हमें तो, मुझे तो कम अज़ कम नाम ही नहीं याद रहा। 1, 2, 3, 4, 5 पता नहीं चीफ सेक्रेटरीज इस तरह बदलते हैं, आईजीज भी बदलते हैं सुबह शाम, को पता ही नहीं। वो ज़रा आज एक वज़ीर जनाब एक काम ख़राब करता है, उसको नहा धो के दूसरी वजारत पे वहाँ काम नहीं करता, फिर उसको जनाब अली सुर्खी पाउडर लगा के तीसरी वजारत में। और यार नालायक आदमी ना एक वजारत में काम कर सकता है ना दूसरी वजारत में। इनका क्या करें? ये इन्हें कोई आता पता है काम करने का? बैरमन तंगी साहब से पूछते हैं कि सर इनका क्या करें। सर ये मुझे बताइए, ये जो ऑक्सीजन इंपोर्ट करने की बात हो रही है, सनतों को ऑक्सीजन की फराहमी कम कर देने की बात हो रही है, बात तो बज़ाहिर समझ में आने वाली है कि अगर हुकूमत इस हवाले से कोई कदम उठाए तो यकीनन कोई ना कोई फ़ायदा तो ज़रूर होगा। क्या फरमाते हैं सर आप? नूरुल आरिफीन साहब, मैं फिर एक बात को रिपीट करता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू अपॉलॉजी अपने एमएनए साहब के जो पीटीआई का एमएनए है। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप इमरान की बॉडी लैंग्वेज से, उनकी स्टेटमेंट से, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, किसी चीज़ से आप महसूस करते कि ये रिस्पॉन्सिबल है, ये सीरियस है, कि आप अंदाज़ा लगाते कि इस मुल्क को चलाने वाले बंदे हैं। आप महसूस करते कि जो कुछ इसने पौने 3 साल में किया, जो नेशनली इंटरनेशनल इश्यूज पे इसने सिर्फ अपनी ज़ात तक उसको महदूद रखा या पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सोचा। खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ, मुझे शर्म आती है कि मैं अभी मजीद इस कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म पे बात करूँ। खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। 1980 में मैं कॉलेज का सदर था और अभी 41वां साल है कि हमने ये सीखा है सियासत में बुर्दबारी, हमने सियासत में ये सीखा है एक दूसरे को हाथ देना, हमने सियासत में ये सीखा है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बने, आप मुल्क के लिए, इदारों के लिए, कौम के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए पॉलिटिकल दुश्मन नहीं है। वो मुस्तकिल दुश्मन नहीं है, वो सियासी खरीफ है, उसको आप हाथ दे दें, उनसे सीखे, मीडिया पर्सन को बुला के उनसे सीख ले। सेलेक्टेड मीडिया को न बुलाएं, सेलेक्टेड अपोजिशन को न बुलाएं, सेलेक्टेड इदारों को न बुलाएं, आप सबको बुलाएं, उनके तजुर्बों से, उनके एक्सपीरियंस से कुछ हासिल करें। आप जिस चीज में एक्सपर्ट नहीं है आप सपोर्ट ले लें, इस मुल्क पे रहम करें। आज भूखे मरते लोग, आज मेरे तंगी हॉस्पिटल में गैस ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है,
आज सेपरेट वार्ड नहीं है, आज वहां मेडिसिन नहीं है। एमएस बेचारा और डॉक्टर बेचारे क्या करें? हम ये रिक्वेस्ट करते हैं इस प्राइम मिनिस्टर से कि या इस्तीफा दे दे या इस मुल्क पे रहम करे। तमाम इंटेलेक्चुअल से, मीडिया से, स्कॉलर से, मजहबी स्कॉलर से, पॉलिटिकल लोगों से आप बिठाएं एक पिच पे। इस मुल्क को मुश्किल से निकालने के लिए आपने आगे बढ़ना है, अपनी जिद और अना की सियासत को छोड़ना होगा। आप सबको एक मेज पे बिठाएं, पार्लियामेंट से मत भागें। आपका जवाब मिलते ही यहाँ ब्रेक की कॉल दे दी गई, तो एक मुख्तसर से वक्फे पे जाने का। दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर खान मूसा ज़ई साहब, सर मुझे सुन सकते हैं? आप पहले ये बताइए। जी सुन रहा हूँ सर। मेरे सामने एक खबर मौजूद है, लिखा है कि माहिरीन कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान अगर नरेंद्र मोदी की तरह कोरोना की पहली लहर पर फतह के शादियाने ही बजाते रहे तो भारत की तरह पाकिस्तान में भी अस्पतालों के अंदर बाहर, सड़कों, फुटपाथों, गलियों, बाजारों, खेतों और खलियानों के मनाजिर खौफनाक और दिलखराश हो सकते हैं माअज़ल्लाह। सर फरमाइएगा। इंशाल्लाह वो नौबत नहीं आएगी कि जो इस तरीके से इंडिया में आ रही है और जिस तरीके से जो माहिरीन खदशात पेश कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँ, यहाँ पे सदीकुल फारूक साहब कह रहे हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट वजीर आजम साहब संजीदा नहीं है। मुझे ये बता दिया जाए अपोजिशन की लीडरशिप की संजीदगी का। अगर मैं ये कहूँ कि उनकी तबाही का जो हमारी जो कुछ भी कोरोना से अभी हम जो सूरत हाल है, यही लोग जिम्मेवार हैं, क्योंकि अभी मरियम इक़्तिदार की खातिर कराची जाकर लाखों लोगों को सर ये गुफ्तगू नहीं हो रही, ईमानदारी की बात है, ये तो मौजूद गुफ्तगू है ही नहीं। खुद नहीं निकल रहे सर थोड़ा नासिर खान मूसा ज़ई साहब, सर अगर आप मेरे सवाल पर फोकस करें तो मेरा सवाल ना मरियम से मुताल्लिक है, ना नवाज शरीफ से, ना किसी और से। मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है। एक वेबसाइट की एक खबर जो निहायत खौफनाक है, जिसका कंटेंट होश उड़ा देने वाला है, उसको आपने एक लाइन में समराइज करके और आप तबर्रा फरमाने लगे मरियम नवाज पर। सर ये जस्ट तो ना हुआ। अगर जिस तरीके से खान साहब कह रहे हैं कि इस चीज पे अमल करें, और अगर ये अपोजिशन लीडर, अपोजिशन की आदत अवाम को इकट्ठा करके और कोरोना की आदत अवाम को इकट्ठा करके और कोरोना फैलने का सबब बने, तो क्या यही हाल जो इंडिया में हो रहा है, ये हाल जो माहिरीन खदशात पेश कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में भी होगा? यही हम कह रहे हैं कि उनको इक़्तिदार से निकलना चाहिए। कर रहे हैं आप, मतलब मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। आपने एक तरफ पाक फौज के कंधे पे रख दिया, दूसरी तरफ अपोजिशन के, तो वजीर आजम क्या टुनटुना बजाने के लिए? हुकूमत किस लिए, किस मर्ज की दवा है? आपने हर चीज के लिए एक कंधा रखा हुआ है कि अगर ये हुआ तो इसके कंधे डाल दूंगा, वो हुआ तो उसके कंधे डाल दूंगा। फिर हुकूमत किस मर्ज की दवा है? बंदा खुदा, ये तीसरी दफा मैं आपसे घुमा फिरा के नहीं, बजात डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं आपसे, सीधा सा सवाल है, आप मुझे घुमा फिरा करके अपोजिशन के ऊपर जूते मार रहे हैं। बदतर से बदतर की तरफ न ले जाए सर, वो हुकूमत का काम है रिलीज पे पाबंदी लगा देना। आप बने वजीर आजम और रिलीज पे उनकी जान और माल की परवाह किए बगैर वो अपनी सियासत और अपनी सीटों के पीछे लगे हुए हैं। सर क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा किसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सवाल नॉर्मल आपसे पूछ रहा हूं। आप फिर अपोजिशन की गर्दन उतारनी है, तलवार मैं दे देता हूं, लेकिन इस वक्त सवाल अपोजिशन का नहीं है। इंडिया में जो मौजूदा बहरान है उसकी आरफीन साहब मुझे सुन रहे हैं? सर मैं आपको सुनने की कोशिश कर रहा हूं, आप अपोजिशन को जूता मारने से बाज आ जाएं तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि अगर वजीर आजम संजीदा न हुए, अगर रास्त इकदाम न किए गए तो खुदा न खास्ता गलियों में, बाजारों में वही इंडिया वाली सूरत हाल होगी। इसका जवाब सिर्फ ये नहीं हो सकता कि इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। आपने अल्लाह मियाँ को जॉब असाइन कर दिया माज़अल्लाह, और उसके बाद लिहाफ ओढ़ के सो गए। सब अल्लाह मियाँ ने करना है तो आप रूह अफ़ज़ा पीने के लिए आए। नूरुल आरिफीन साहब, हम खान साहब उस सूरत हाल से बचने के लिए
तकरीरें कर रहे हैं फौज को लाके ताकि गली कूचों में बाजारों में जो कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल है उसके लिए इस पीस पर अमल करे। लेकिन मैंने अपोजिशन को एक मिनट जरा रुकिएगा, ये अजीब ही कर दिया आपने, इतनी सीरियस और खौफनाक गुफ्तगू को आपने कॉमेडी का रंग दे दिया। बगैर लोगों को इकट्ठा सूरत हाल ऐसी ना हो। नासिर मूसा ज़ई साहब सर रुकिएगा, अपोजिशन ने नासिर मूसा ज़ई साहब सर थोड़ा तवक्कुफ कीजिएगा, इंडिया का सूरत हाल पाकिस्तान में भी पैदा हो सकता है। नासिर मूसा ज़ई साहब जरा रुकिएगा, आप ये कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी भी फौज का सहारा लेता तो कोरोना नहीं फैलता? आप ये कह रहे हैं यानी कोरोना फौज से डरता है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा फिर हूं आप ये इस तरह के जवाब क्यों दे रहे हैं जिससे सुनकर के इंसान तब जाए? पर उनके अवाम अमल करते और वो तो वो शायद अरे तो अवाम की मुंतखब क़यादत तो वज़ीर आज़म ही होता है, बंदे खुदा। इंडिया वाली सूरत हाल अपोजिशन वाले भी पाकिस्तान में लाना चाहते, लोगों को जुलूस में लाना चाहते हैं। खौफ करे, खुदा का खौफ करे। तुम इमने हो, क्या कह रहे हो आप? नेशनल टीवी पे क्या कह रहे हो तुम? सर कोई भरोसा नहीं है इस इंटरव्यू के बाद इनको भी एडवाइजर टू पीएम बना दें तरीके से। जरा तंगी साहब जरा ख्याल कीजिएगा कि जो कराची में इलेक्शन होने जा रहे हैं उसको इक़्तिदार के लिए सारी एक्टिविटीज रोके, कौम को बताए कि अपने घरों में रहे, इस पीस पर अमल करे ताकि लोगों की जान और माल की हिफाजत हो सके। ये न है अल्लाह गवाह है कि इतनी संजीदा और इतने खौफनाक मौजू का आता जिस तरह से इस प्रोग्राम में किया जा रहा है, मुझे खुद सोच करके हैरत हो रही है, मुझे शर्म आ रही है इनफैक्ट कि सरकार का रिस्पांस जो है देख करके। ये हुकूमत के मैंने हैं और ये अपने आप को पार्लियामेंटेरियन कहते, ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कौम को क्या मैसेज दे रहे हैं? बेड़ा गर्क हो जाए इस हुकूमत का, ये क्या कह रहे हैं? नेशनल टीवी पे आके ये कौम को क्या बता रहे हैं? अपोजिशन जिम्मेदार है, आर्मी जिम्मेदार है, तो ये प्राइम मिनिस्टर कठपुतली प्राइम मिनिस्टर और उसकी पूरी टीम क्या कह रही है? क्या कर रहे हैं ये लोग? ये जो खरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं, इसके मैन, इसके वज़रा जो इन्वॉल्व हैं, ये क्या कर रहे हैं? आप आर्मी के ऊपर मलबा डालते हैं, आप अपोजिशन के ऊपर मलबा डालते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं कि यहाँ आप बैठने के लिए रिजाइन दे दी, घर चले जाओ। 2 साल की दिहाड़ी बाकी है सर, अभी थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, सर मैं इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर पा रहा हूँ ऑनेस्टली, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं सवाल पूछूं तो क्या पूछूं? फौज से इतनी तकलीफ क्यों है? अब आरफीन साहब मुझे ये जल्दी से जवाब देने दें। इन लोगों को अपोजिशन को फौज से इतनी तकलीफ क्यों है? क्या फौज हमारा इदारा नहीं है? क्या फौज को हमारी इस कौम के जो वो नहीं है, हमारे रखवाले नहीं है? एक मिनट तंगी साहब रुक जाइए, तंगी साहब रुक जाइए, मुझे बताने दीजिए। तंगी साहब रुक जाइए, भी वो इमरजेंसी है, रुक जाइए, मुझे बताने दीजिए। नासिर मूसा ज़ई साहब आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, मैं आपको बताता हूँ, मुझे आपको बताने दीजिए। नासिर मूसा ज़ई साहब रुकिए, मेरा सवाल मुझे सुन लीजिए भाई, 1 मिनट के लिए मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। मसला यह है कि जब सर में दर्द होता है तो आप प्लम्बर नहीं ढूंढते, आप डॉक्टर या हकीम का रुख करते हैं। आप दहशतगर्दी से निपटने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप किसी बैंड आउटफिट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये एक वबा है, एक मौलिक मर्ज है जिससे लड़ना उन्हीं लोगों का काम है जो इसकी कुदरत रखते हैं। हुकूमत का काम है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेकर के अवाम को एक गाइडलाइन देना। आप कह रहे हैं कि यह काम भी पाक फौज करे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कोरोना फैलने से बचने की जिम्मेदारी अपोजिशन पे है कि वो घर बैठ जाए इद्दत में। तो भाई आप क्या कर रहे हैं? आप समझे मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? हमें पाक फौज से खुदा न खास्ता कोई मसला नहीं है, मैं तो खुद फौजी हूं बगैर यूनिफॉर्म का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आरफीन साहब, हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आर्मी से रिक्वेस्ट करके कि लोग इस पीस पे अमल नहीं कर रहे हैं, बावजूद उसके कि हर बच्चे को पता है कि मास्क पहनना है, रश वाली जगहों में नहीं जाना है, और अगर लोग उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा फोर्स और जबरदस्ती। भाई मुझे एक बात बताइए, ताकि लोग, ये मुल्क में जमहूरियत है या अमरियत है? अगर जमहूरियत है तो जमहूरी इदारे क्या झक मार रहे हैं जो आप फौज के पास जा रहे हैं? लिंक फ्रीज हो गया, अल्लाह का शुक्र है। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, सर जल्दी से बता दीजिए, ये कंफ्यूज हो गया हूं मैं। मुल्क में जमहूरी हुकूमत है, उसके बावजूद ये हर मर्ज की दवा दुरूद शरीफ पढ़ के हर काम फौज के अंदर, फौज की उसमें घुसेड़ दे रहे दामन में। सर फौज अपना काम करे या इन लोगों का काम करेगी? फिर उसके बाद कहते हैं कि जी इक्तदार पे शबे खून मार लिया। इसी वजह से मरियम नवाज साहिबा ने
कराची का अपना विज़िट मनसूख कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, SOPs पर अमल करने के लिए हर अपोजिशन लीडर अपने हलके में भी और जब भी मीडिया पे आता है अपील कर रहा है कि सारी कौम SOPs पर अमल करे। तीसरी बात जो ज़रूरी है वो ये है हुजूर, मैंने पहले भी कहा था कि आपके 20 लाख टाइगर्स, 20 लाख से ज़्यादा चारों सूबों में मरकज़ में पुलिस, सरकारी मुलाजमीन जो 40 लाख के करीब हैं, और ये सारे मिलजुल के ये कहाँ हैं? और इस कोरोना के ख़िलाफ़ अगर काम करना है तो वो शोबाए सेहत ने करना है, डॉक्टरों ने, नर्सों ने, दूसरे लोगों ने करना है। इन सब को आपने एक रिडंडेंट कर दिया कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए कि आपको इनसे काम लेना नहीं आता। आप काम क्यों नहीं ले रहे इनसे? आपको काम लेना नहीं आ रहा। तो अगर आपको काम लेना आए तो ये करोड़ के करीब लोग हैं, इनको काम, मैं नहीं कहूँगा इस्तेमाल करें, इनसे काम ले अच्छी तरह से। ये आपको और कौम को मायूस नहीं करेंगे, लेकिन आपको चूँकि काम नहीं आता गाली देनी है। उसी तरह जिस तरह वो जी जब सलमान रुश्दी ने किताब लिखी तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने क्या किया? वो भाई वो उस वक्त वज़ीर आज़म ही नहीं थे, वो तो 2.5-3 साल के बाद वज़ीर। लेकिन आपका काम है, आपके आसाब पर नवाज शरीफ सवार है, शहबाज शरीफ सवार, हर मलबा उन पर डालना है, अपोजिशन पर डालना है। को खुदा का खौफ करो, काम नहीं आता तो इस्तीफा दो, घर जाओ, इस्तीफा दो, घर जाओ। छोटा सा वक्फे के बाद फौरन हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बहरमन तंगी साहब, सर ईरान ने ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान और भारत से आने वाली मुसाफिर परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। इससे गोया ये पता चलता है कि हमें भी भारत के साथ तोल दिया गया है, और वो बात ठीक भी है। वो अपनी कौम पर, उनकी सेहत पर, उनकी जान माल पर क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे बिला वजह के लिए, किसी आपके और मेरे फ़ीके माजताई के लिए? क्या कहेंगे सर? नूरुल आरिफीन साहब, हमेशा एक मुल्क का जब सरबराह होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होता है, तो वो हमसाया ममालिक के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात रखते हैं, उनके साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब भी उन चीज़ों में जब उस मुल्क का कोई फ़ायदा हो तो वो उसमें अपने मुल्क का फ़ायदा लेते हैं। लेकिन जब किसी मुल्क का नुकसान होता है तो फिर वो इस चीज़ को नहीं देखते हैं कि मेरा ये हमसाया मुल्क है तो मैं पाबंदी क्यों लगाऊं। आज ईरान ने जो पाबंदी लगाई है वो इस चीज़ की लगाई है कि वो अपने अवाम के लिए सोचते हैं, वो अपने अवाम की ज़िंदगी के लिए सोचते हैं, वो अपने अवाम के मुस्तकबिल के लिए सोचते हैं। अभी जब प्राइम मिनिस्टर इमरान बैठते हैं तो क्या है कि इतना मरना चाहिए था। ये इंटरव्यू आपको याद होगा कि इसने एक दिन कहा था कि इतने ही लोगों को मरना चाहिए था, लेकिन इतने लोग मर गए। अभी ये मुझे बताएं कि जब उनको पता ही नहीं है स्मार्ट लॉकडाउन का, हमने बार बार इनको रिक्वेस्ट करके, मेरी चीफ मिनिस्टर सिंध ने इसी रिक्वेस्ट के इल्तिजा के रो रहा था कि आप लॉकडाउन करें और आप अवाम को लॉकडाउन से पहले उनका हक राशन उनके दहलीज पे पहुंचा दें। जुज़वी सवाल बहरमन तंगी साहब, इसी में जुज़वी सवाल भी ले लीजिए कि वायसराय सिंध का जो अपना किरदार है ज़िम्न में, लॉकडाउन के दिनों में करोड़ों के सूबे में 2.5 लाख राशन बांटा है उन्होंने। पिछली मरतबा पूरा साल में ये सवाल पूछता रहा हूं, कोई जवाब नहीं मिला, और इस साल भी यही सवाल मैं पूछ रहा हूं। सर, लॉकडाउन की अपील करना आसान है, लॉकडाउन कर देना भी शायद आसान है, लेकिन अपने सूबे में जो आदमी वजीर आला लोगों को या हुकूमत राशन नहीं दे पा रही, सर आप जानते हैं कि फिर उसके ऊपर भी सवालिया निशान लग रहा है, और पिछली मरतबा ऐसा हो चुका है। नूरुल आरिफीन साहब, ये मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ पाकिस्तानी इदारे बल्कि इंटरनेशनल इदारों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के चीफ मिनिस्टर के रोल को न सिर्फ अप्रिशिएट किया है, बल्कि ड्यूरिंग द कोरोना उनके रोल को अप्रिशिएट करके उनको दूसरे से मिसाल दी है कि आप सिंध चीफ मिनिस्टर की तरह आगे बढ़े, आप फ्रंट फुट पे कह लें, आप आगे बढ़ के काम करें। सर, और जहां इसी तक तरह चीफ मिनिस्टर सिंध के प्रोएक्टिव रोल की बात है, मैंने अपने प्रोग्राम में बबांगे दोहल उनकी तारीफ की है, और मैंने वजीर आज़म इमरान खान को बिल्कुल जो आप फरमा रहे, मैंने यही कहा है कि आप उनकी तरह वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आकर के खेलें।
लेकिन सर सवाल मेरा कुछ और था। मैं वज़ीर आला सिंध की कारकर्दगी के ऊपर जब बात करेंगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की और तारीख उस 27 से कता नजर, ये जो यहाँ के लोग भूखे मरे हैं, जिनका गवाह मैं हूँ, जिनके गवाह आप होंगे शायद, या सूबे सिंध की क़यादत, उसकी भी तो थोड़ी सी लिफ्ट कराए ना। मैं आता हूँ नूरुल हकीम साहब, मैं आता हूँ। अगर एक फैमिली का रोजगार गया है और उसने रोजगार दिया है, अगर एक डेली वेजेस को उसने उसका हक दिया है, तीसरे घर में उसने राशन पहुंचाया है, मीन्स कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रोटी कपड़ा मकान का नारा है वो हर जगह पे उनकी जरूरत है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये नहीं किया कि किसी घर पे राशन पहुंचाया है, उनको वो सैलरी भी दी है, डेली वेजेस को उनका हक दिया है, जिनका किराया था उसको किराया माफ किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम रिलीफ है जो ड्यूरिंग द कोरोना उनका हक था। और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि ये आप पे एहसान नहीं है, ये आपका हक है जो आपको हम दे रहे हैं। तो मुख्तलिफ सेक्टर में पीपल्स पार्टी का जो इनकलाब था, जो उनका इनिशिएटिव था, वो ये था कि लोगों को हक देना था। वो बिल की शक्ल में बिल माफ किए थे और डेली वेजेस को सैलरीज दी थी, जिनकी तनख्वाही खत्म हुई थी उनको सैलरीज दी थी, कर लोगों को कराया फरमा रहे हैं। वो मेरे लिए मानना आसान होता क्योंकि मैं इसी सूबे में हूँ, मैं वज़ीर आला सिंध की रियाया हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो कुछ हो रहा है, तो मामला इतने सादा नहीं है। बहरहाल मैं आपकी तरफ आता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब जाऊँगा, नासिर खान मूसा ज़ई साहब के पास। नासिर खान मूसा ज़ई साहब, सर अब आ जाते हैं दो चीज़ों पर। एक तो हुकूमतों के किरदार की बात हो गई, दूसरी जानिब अवाम का भी किरदार है। अवाम भी तुले बैठे हैं कि किसी तरह से वो खुदा न खास्ता नुकसान उठाएं। अवाम की फ़ाल किरदार के बगैर हुकूमत कामयाब कैसे हो पाएगी, एक ये सवाल है। और दूसरा ज़िमनी सवाल इसी में ले लीजिए, जिसका जवाब आपको फुल टॉस लगेगा तो आप इसका पहले ही जवाब दे दीजिएगा। सर ये वज़ीर आला सिंध ने हर घर में राशन पहुंचा दिया था सिंध में, और मैं उन दिनों छुट्टियों पे था। नासिर ये बहरावन तंगी साहब बता रहे हैं, इसका मतलब है कि पीटीआई की यहाँ भी हार हो गई। अब आपके ऊपर है कि आप इस बॉल को बाउंड्री लाइन से बाहर फेंकते हैं या हिट विकेट हो जाते हैं। आकिब साहब, शुक्र है कि आप कराची में हो और सिंध सूबे से आपका ताल्लुक है, और बहरमन साहब की अलिफ लैला की कहानी आपने सुन ली तो आपको खुद पता है कि उसने कुछ डिलीवर किया हुआ है। दूसरे ये कि डेफिनेटली ये हमारी सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहसीयत कौम हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें कोई पार्टी, कोई ग्रोह, कोई मजहब नहीं होना चाहिए। इस सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज को फॉलो करें और हम एक दूसरे को ये उनकी जानों की हिफाजत करें, आगे आ जाए। ये किसी वजीर आजम की, किसी पार्टी की नहीं है। हाँ, हमें पॉलिटिकल पार्टियों को भी आगे आना चाहिए और वो एक्टिविटीज नहीं कर देना चाहिए जिससे हमें कोरोना पहलने में मदद मिलेगा। और बेशक हुकूमत का इंशाअल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि हुकूमत प्रोएक्टिव है। जिस तरीके से अभी ऑक्सीजन की कमी नहीं है और उनकी नजर है, जिस तरीके से अस्पतालों में जब लोड बढ़ रहा है तो उसके लिए नए वो बेड खाली कर रहे हैं और उनको कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस चीज को, और मैं एक बार दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत और पासपोर्ट ये हमारी मुल्क की कौमी इदारा है और उनको हर वबा में, हर मुश्किल वक्त में ये कौम के साथ होते हैं। खुदा ना पाता अगर हम वबा की तरफ, तबाही की तरफ बढ़ेंगे तो उससे बेहतर है कि जब हम तबाही आ जाए और घरों में और बाजारों में और मोहल्लों में लाशें होंगी और फिर पासपोर्ट हमें मदद करेगी, उससे पहले होना चाहिए कि वो सूरत हाल में पैदा ना हो। तो मेरे ख्याल में हुकूमत प्रोएक्टिव है। यही वजह है कि हम उस वक्त से डरते हैं, यही वजह है कि हमने कोर्ट को बुला दिया है ताकि कुछ लोग वो नौबत ना आए। राइट सर, सिद्दीकुल फारूक साहब की जानिब जाऊंगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर जो भी मामलात हैं वो आपके सामने, गुफ्तगू आपने सुनी, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी आपने सुना। सर क्या फोर्सी कर रहे हैं आप आने वाले दिनों में? लाएअमल हुकूमत का क्या होना चाहिए उस पर तो हम सब बात कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत का लाएअमल क्या हो सकता है इनकी खमीर को देखते हुए, इनके सियासी उठान को देखते हुए आप क्या फोर्सी करते हैं? देखिए, होना क्या चाहिए और ये कर क्या सकते हैं। देखिए, होना तो ये चाहिए कि इन जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है, महंगाई, ज़राअत की तबाही,
मईशत की बर्बादी, आपकी जो कौमी पैदावार है उसका 85-86% तक कर्ज़े पहुँच गए हैं। और अब तो साबिक वज़ीर ख़जाना अदालत में पहुँच गए हैं कि कानून की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। और फिर ये कोरोना, इस सब का हल पूरी ईमानदारी से तलाश करने के लिए आप अपनी दीगर सरगर्मियाँ ख़त्म करें, सारी कौम को मुत्तहिद करें, सारे वसाइल यकजा करें और फिर कोरोना की वबा के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ें, ताकि खुदा करे कि भारत या इवन अमेरिका और बरतानिया और फ्रांस जैसी सूरत हाल यहाँ पैदा ना हो। दुआ कर सकता हूँ, लेकिन कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब सिर्फ दुआओं से, कब सिर्फ दुआओं से शब हिजरा, वो क्या मैं भूल गया हूँ। तो सिर्फ दुआओं से बला नहीं टलती, इसके लिए अमल करना पड़ेगा। लेकिन इनसे तवक्को क्या है? इनसे तवक्को ये है कि इन्हें मालूम है कि इनसे काम नहीं हो सकता, इसलिए इन्होंने अपोजिशन पर इधर उधर अपना जो है नाकामी का बोझ डालना है। काम इनसे होना नहीं है। वो कब सिर्फ दुआओं से वो जो है ना बला टली है। अल्लाह ताला बहरहाल अपनी अमान में रखे परवरदिगार आलम, बिलखुसूस तमाम मोमिनीन मोमिनात को परवरदिगार पूरी दुनिया का हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह मौजू पर हम बात कर रहे थे, खुदा न खास्ता उसकी जानिब सूरत हाल पाकिस्तान में जाने पाए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सिर्फ वज़ीर आज़म का नहीं, ये सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं, ये सिर्फ अपोजिशन पार्टियों का मसला नहीं, ये अवाम की ज़िम्मेदारी भी है। ये अवाम के ऊपर भी इसकी भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो सीरियसनेस का, संजीदगी का तकाजा है कि वो फ़ाल किरदार अदा करें, हुकूमत का, अपोजिशन का, सबका, इदारों का हाथ मुस्तहकम करें। पाक फ़ौज जो कि इस वक्त मैदान अमल में, उससे भी ताउन करें, ताकि अल्लाह न करे कोई सूरत हाल, कोई मामला उस तरह से पहुँचे जो भारत में है। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।